Assalamu alaikum बच्चों. So because of delay of our midterm exams, we are going to discuss next chapter. क्योंकि हमारे पास एक पूरा वीक है तो हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करते हैं. Later on we will discuss either it would be included in midterm exam or not. Okay, so as we have already gone through from maybe 6 chapters, we are going to start with the chapter number 7. Week number 7 और 8 की discussion बनती है ये. And today the topic we are going to discuss is limited liability partnership. Okay, now what is limited liability partnership? अब पार्टनरशिप के वर्ड से ऑलरेडी फेमिलियर हैं वो स्टूडेंट्स भी जिन जो बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है, तो हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे जो हमने प्रीवियस पढ़ा है, देन वी विल मूव टू द टॉपिक ऑफ द टुडे ऑफ टुडेज डिस्कशन. ओके, जस्ट लिंकिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7. चैप्टर 1 अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द बेसिक्स ऑफ बिजनेस. लोगों की नीड्स एंड वांट्स होती हैं, उनको फुलफिल करना बेसिकली पर्पस होता है, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. तो बिजनेस एक्चुअली वो प्लेटफॉर्म होता है जो लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, लोगों की अनलिमिटेड जो नीड्स एंड वांट्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए चीज़ें या सर्विसेज यानी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और उनको वो प्रोवाइड करता है. अब बनाना, उनको प्रोवाइड करना, ये पूरा जो प्रोसेस है ये बिजनेस के अंडर आता है. ओके, पर्पस क्या होता है? ऑफ कोर्स कोई भी जो है वो फ्री ऑफ कास्ट काम नहीं करता, टू मेक मनी, टू मेक प्रॉफिट्स, बट द फेयर प्रॉफिट्स एक्चुअली, क्योंकि हमने आगे ऑब्जेक्टिव्स के चैप्टर में वो डिस्कस भी किया था. देन चैप्टर 2 है हमारा बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट. बेसिकली बिजनेस ऑपरेट्स इन टू एनवायरनमेंट्स, वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड द अदर वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट. देन आपको याद है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है उसमें हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो एक्सटर्नल है और मैक्रो एक्सटर्नल है. ठीक है, हमारा माइक्रो एक्सटर्नल स्पेसिफिक होता है और मैक्रो एक्सटर्नल जनरल एनवायरनमेंट है, और इसी से हमारा स्वॉट बनता है. देन चैप्टर 3 हमने डिस्कस किया था कि इस इन्वायरमेंट से कौन फ़ायदा उठाता है. अब सही बात है, आप देखें जो बिजनेस है उसका पर्पस है लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाना एंड उनको कस्टमर्स तक पहुंचाना. तो आप देखें कहाँ से होगी वो नेचुरल रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आएंगी. नीड्स एंड वांट्स कहाँ की हैं? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की हैं. तो इट मीन्स जो ओटी वाला पार्ट है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स वाला, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आपने देखना है कहाँ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, उनको चैनलाइज करना है, उनसे बेनिफिट उठाना है. उसके लिए यू हैव टू यूटिलाइज योर स्ट्रेंथ्स. अब जिस तरह आपकी सराउंडिंग में हो सकता है कोई जो है वो टेक्नीशियन ना हो, आपको टेक्नीशियन बुलाना होता तो टेक्नीशियन आपको अपने साथ वाले टाउन से या साथ वाले जो सोसाइटी से बुलाना पड़ता हो. अब आपको एक अपॉर्चुनिटी तो नजर आ गई कि हमारे यहाँ कोई टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको टेक्नीशियन का काम नहीं आता. इट मींस यू डू नॉट हैव दोस स्ट्रेंथ्स. तो उस सूरत में आप उसको चैनलाइज नहीं करोगे. यस, बट यू कैन डू. आप एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर लो जिसमें एम्प्लॉइज रख लो जो टेक्नीशियंस हैं, फिर वो आपके लिए काम करेंगे और आपकी सोसाइटी को वो सर्व करेंगे. ठीक है, तो दिस इज हाउ वन हैज टू डू कि उसने इंटरनल स्ट्रेंथ्स को अलाइन करना है विद अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और वो इंडिविजुअल जो ये काम करता है दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर. आपको याद हो एंटरप्रेन्योर का सबसे पहला काम होता है अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना एंड मेकिंग यूज ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज टू स्टार्ट बिजनेस. तो हम एंटरप्रेन्योर उसको कहते हैं, क्योंकि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट कौन करता है, हमारा फोकस उस पर. तो दैट इंडिविजुअल इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर. एंड इंटरेस्टिंगली इफ यू रिमेंबर, जो एंटरप्राइजिंग है दैट इज फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 में कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं दोज आर 4: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज. तो एंटरप्राइज भी लिमिटेड है, एंड नॉट एवरीवन इज बेसिकली एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है, तो अब ये जो चीज है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है. इट इज फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसको हमने डिफाइन किया था, इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, इसकी हमने टाइप्स देखी थी, हमने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस देखा था. इट इज अ 5 स्टेप्स प्रोसेस. हमने रिवाइज भी किया था इन प्रीवियस क्लास जब हम केस स्टडी को सॉल्व कर रहे थे. So it starts with opportunity identification, followed by the idea generation, then feasibility analysis, business plan, and ultimately start a business. Then value of entrepreneurship हमने डिस्कस की थी कि ये सोसाइटल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह कंट्रीब्यूट करती है. लाइक सोसाइटल लेवल पे आप इमेजिन करें तो इट गिव्स जॉब अपॉर्चुनिटीज टू अदर. लोगों की इनकम रेज होती है, इनकम रेज हो तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट होता है. देन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज भी ऑफर करते हैं मार्केट में जो पहले अवेलेबल नहीं होती, तो उससे भी लोगों की जो लाइफ है वो इजी हो जाती है, बेहतर हो जाती है. आप सोचिए लाहौर के अंदर जो है 1-2 बिजनेसेस ऐसे मौजूद हैं जो पेशेंट्स के लिए व्हील चेयर्स इम्पोर्ट करते हैं.
ठीक है। अब बाकी फर्नीचर बनाने वाली तो बहुत कंपनीज हैं, लेकिन ये जो बिजनेस है ये सिर्फ गिने चुने लोग कर रहे हैं। ये भी एंटरप्रेन्योर हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग, कि अल्लाह माफ करे कि कोई स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल बंदा होता है तो उसके लिए एक फैसिलिटी है कि यू हैव इलेक्ट्रिक व्हील चेयर। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करने वाले जो है वो भी एंटरप्रेन्योर हैं। देन डर्टी डजन फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप फेल हो रही है। उनमें फैमिली भी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है, हमारी सोसाइटी भी है, हम खुद भी हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि नॉट एवरीवन इज एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को सबसे पहले उसने अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है, उनको आइडियाज में कन्वर्ट करना है क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से, और उसने रिस्क लेना बिजनेस स्टार्ट करने का। एंड मोस्ट ऑफ अस आर रिलक्टेंट टू स्टार्ट बिजनेस बिकॉज ऑफ रिस्क फैक्टर। हम परमानेंट जॉब की तरफ तो जाना पसंद करते हैं, बट वी डू नॉट लाइक टू टेक रिस्क। देन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर एन एंटरप्रेन्योर जो है कि वो कौन कौन से हैं, ये हमने डिस्कस किया था। इसमें इंटरनल आपके पर्सनल सोर्सेज भी हैं, आपके पास इक्विटी फाइनेंसिंग के सोर्स भी हैं, आपके पास डेट फाइनेंसिंग के सोर्स भी हैं। तो दिस वाज चैप्टर 3। नाउ इफ एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स बिजनेस, तो उसके पास कौन से ऑप्शन मौजूद हैं, वो किस तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एन एंटरप्रेन्योर कैन indulge in genetic extraction, construction, or manufacturing industry. He might be involved in commerce, he might be involved in trade, or he could be part of aids to trade like banking, insurance, warehousing, transportation. He might be involved in provision of direct services. ठीक है, लाइक डायरेक्ट सर्विसेज जो है ऊपर जो कॉमर्स के अंदर चीजें मौजूद है ना, जो एड्स टू ट्रेड है खास तौर पे। ठीक है, ये भी सर्विसेज ही हैं बेसिकली, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। बट सर्विसेज की ना फॉर्म्स होती हैं, लाइक B2B हैं या B2C हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर्स। तो जो डायरेक्ट सर्विसेज है बेसिकली ये और पर्सपेक्टिव से काम करती हैं, और जो एड्स टू ट्रेड है वो और तरह तरह से काम करती हैं। जो एड्स टू ट्रेड है यूजुअली ये जो सर्विसेज हैं दोज आर ऑफर टू B2B लेवल पे। ठीक है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। जैसा बैंकिंग की सर्विसेज, एक ट्रेडर है, ठीक है, उसको बैंक जो है वो लोन दे देता है, एक ट्रेडर है उसका अकाउंट बैंक ने खोल लिया है, तो ये दो बिजनेसेस हैं आपस में जो है वो एक दूसरे को फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ये B2B सर्विसेज हैं। इंश्योरेंस कंपनी एक बिजनेस परफॉर्म कर रही है, उनको जो है वो जो है आपको आपकी चीज़ों को इंश्योर कर देती है, आपकी बिल्डिंग को इंश्योर कर देती है, आप बिजनेस कर रहे हो उस बिल्डिंग में। इसी तरह वेयर हाउसिंग है, आपने किसी से वेयर हाउसिंग जो है वो आउटसोर्स कर लिया फैसिलिटी अपनी बनाने की बजाय, तो वो आपके लिए चीज़ें स्टोर करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, आपने अपनी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो गाड़ियाँ परचेज करने के बजाय आप किसी को जो है वो सबलेट कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, तो ये ट्रांसपोर्टेशन है आपका, ये भी एड्स टू ट्रेड है। ठीक है, तो ये B2B है। B2C होता है जैसे डायरेक्ट सर्विसेज हैं, बैंक वाले वही काम हमारे लिए भी कर रहे हैं, हम तो कंज्यूमर्स हैं ना, कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो हमें भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इंश्योरेंस हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, हम भी अपनी चीज़ें वेयर हाउस में रखवा सकते हैं। ठीक है, अगर हम रखवाना चाहते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी एक मिनिमम हो तो उसके बाद हम यूजुअली उसको करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, अब देखिए हमें भी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज मौजूद हैं, कस्टमर्स को भी, तो ये डायरेक्ट सर्विसेज होंगी। देन ऑन द बेसिस ऑफ साइज है, again entrepreneur can decide कि either he is going to start with a cottage firm or a micro, small, medium or a large organization. cottage वो होती हैं जो यूजुअली एक कॉटेज में, एक कुटिया में, एक घर में स्टार्ट होती है। माइक्रो वो हैं जो बहुत छोटे लेवल की हैं, यूजुअली सिंगल ओनरशिप होती है और सिंगल ओनर ही उसको मैनेज कर रहा होता है, वो भी माइक्रो होती हैं। तो कॉटेज और माइक्रो, कॉटेज घर में होगी, माइक्रो अब घर से बाहर एक दुकान बना लेते हैं, दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू माइक्रो। ठीक है, देन स्मॉल है, इसकी पूरी डेफिनेशन थी स्मॉल और मीडियम की हमने दी थी, अगर आपको याद हो, एक टेबल था कंप्लीट, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि इसकी कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद नहीं है, बिकॉज हर अथॉरिटी अपनी नीड के मुताबिक इसको डिफाइन करती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसको उन्होंने क्योंकि लैंडिंग करनी है वो उस पर्सपेक्टिव से डिफाइन करते हैं। स्मीडा ने उसको मैनेज करना है तो वो स्मॉल और मीडियम में कोई फ़र्क नहीं करते, वो उसको सेम एज्यूम करते हैं। इस तरह पंजाब इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, अगर उस पर आप जाएंगे तो वो और तरह से डिफाइन करते हैं। SID और तरह से डिफाइन करता है। SCCP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और तरह से डिफाइन करता है इसको। ठीक है, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इनके मुकाबले में वो होती हैं जो मीडियम से बड़ी होती हैं। मीडियम की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है ना, जो उससे बढ़ जाएगी दैट वुड बिकम अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप है कि आपने ओनरशिप का भी उसमें देखना है। देन पब्लिक सेक्टर इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब जरी बात है आप एंटरप्रेन्योर है तो आप पब्लिक सेक्टर में तो दाखिल नहीं होंगे। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस पे हमारा ज़्यादा एम्फेसिस है क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप उनमें से एक है, पार्टनरशिप एक है, कंपनीज हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। एंड देन वी हैव द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑप्शन।
तो हमारा जो बेसिकली फोकस है वो यहाँ पे जो सोल पार्टनरशिप कंपनीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप एंड कंपनीज। इसी को हमने बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एलेबोरेटिव फॉर्म में, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट कर लिया है, ठीक है हमारा। लेकिन ऑफ कोर्स फोकस इस सब पे नहीं है आगे जाके। ओके, देन वी डिस्कस चैप्टर नंबर 5 कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, आपका कुछ पर्पस तो होता है ना, ठीक है। आप व्हाई यू आर गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस, सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए भी। तो देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। एक टाइम था जब बिजनेस का पर्पस सिर्फ मनी मेकिंग या प्रॉफिट मेकिंग होता था, ठीक है, बट इट शिफ्टेड टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो होती है, इसके अंदर हम जो पार्टनर्स हैं, ये जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी वेल्थ को इंक्रीज कर रहे हैं। हमारा मकसद जो है, ऑफ कोर्स प्रॉफिट ज्यादा होगा तो वेल्थ मैक्सिमाइज होगी ना अपने ओनर्स की, तो वी फोकस ऑन दैट। देन देयर इज अ शिफ्ट, स्टेक होल्डर्स व्यू है, इसे स्टेक होल्डर्स थ्योरी भी कहा जाता है कि सारे स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखें। अब वो स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, हमने पहले इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि स्टेक होल्डर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। यू पीपल नो द डेफिनेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, वो क्या होते हैं। देन ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच है, तो इसमें 3 पीज हैं, पीपल, प्रॉफिट एंड प्लेनेट, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो करंट फोकस है बिजनेस का, किसी को अब आप ये ना बताएं कि वी आर हेयर टू अर्न प्रॉफिट, बट यू शुड टेल एवरीवन दैट वी आर हेयर टू टेक केयर फॉर आवर स्टेक होल्डर्स। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस नाउ। देन चैप्टर 6 था, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप को डिस्कस किया था, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या थे, उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या थे, उनका कंपैरिजन क्या था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और इसी के ये आपके सामने ग्राफ बना हुआ है कि एक एंटरप्रेन्योर ने कैसे किस तरह स्टार्ट करना है, तो कौन से ऑप्शन उसके पास मौजूद हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 7। ओके, अब क्योंकि देखिए हमारे पास जो इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। In the physical class I have already mentioned you that कि sole proprietorship, पार्टनरशिप तो अब जिस तरह इसके लिए कोई लॉ मौजूद नहीं है। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट 2017 है, सॉरी, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 है। लेकिन इन दोनों के दरमियान भी एक और फॉर्म ऑफ बिजनेस भी मौजूद है, दैट इज कॉल्ड LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट, क्योंकि इट्स अ फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसको प्रोटेक्शन एक कंपनी की तरफ अवेलेबल है, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए भी जो लेजिस्लेटिव लाइक यू कैन से जो रूल्स हैं, वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2017 में गिवन है। तो वो क्या है वो हम जरा डिस्कस करते हैं। ओके जी, तो इस स्लाइड पे आपको इसकी डेफिनेशन नजर आ रही है, उसका कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हियर आफ्टर LLP हम यूज करेंगे, हैज बीन डिफाइंड एज a partnership registered under this act. Which act we are actually talking about? Limited Liability Partnership Act 2017. The act further defines limited liability agreement as any written agreement between partners of the limited liability partnership which determines mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in the relation to the limited liability partnership. Section O 2O है हमारा, ठीक है। तो these are the sections who have defined limited liability partnership. अब इसमें क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे स्लाइड में। लेकिन उससे पहले ये लास्ट पॉइंट हम देखते हैं कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पोजेसेस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड कंपनी। इसके नाम में देखिए पार्टनरशिप आ रहा है ना। तो इन LLP, अनलाइक अ कन्वेंशनल पार्टनरशिप, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज लिमिटेड एंड thus the business as a separate legal entity. ये इंटरेस्टिंग इसमें बात है कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो कन्वेंशनल पार्टनरशिप है, उसमें जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की, मीन उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूटिलाइज किया जा सकता है सेटलमेंट करते हुए जब हम फर्म की करेंगे तो। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है, ये बहुत फैसिलिटेटिंग सोर्स ऑफ बिजनेस है, क्योंकि इसमें लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड होगी अप टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव मेड इन द बिजनेस। और इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ओनर्स एंड जो बिजनेस है, जो पार्टनर्स हैं और जो बिजनेस है, दोज आर सेपरेट, ठीक है। तो बिजनेस के लॉसेस वुड नॉट बी कवर्ड बाय द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस और बड़ा ब्रेक थ्रू है बिजनेस में। इसकी तरफ बहुत ज़्यादा बिजनेसेस आ भी रहे हैं। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसी एक्ट से लिए गए हैं, लाइक सेक्शन 3(1) में रजिस्ट्रेशन है। आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, बट फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। द नेम ऑफ द फर्म है, as the LLP is a separate legal entity, its name should appear on its seal
letters, statements, and other documents. Limited liability here then, section 9(2), the liability of the partners of LLP will be limited. मैंने पहले भी आपको बताया है, if the number of partners reduces below the minimum number, that is 2, and a single member carries on business for more than 6 months, then the remaining partner would be personally liable for the conduct of LLP. यानी 2 पार्टनर से कम हो जाती है तो इट मे कंटिन्यू, और 6 मंथ तक अगर वो कंटिन्यू करता है तो देन वो हर सूरत में लाइबल होगा LLP को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो उसकी लाइबिलिटी वुड बी कन्वर्टेड इनटू अनलिमिटेड लाइबिलिटी. Then conversion of limited to unlimited liability. If any partner defrauds creditors or is insolvent in misconduct, then the liability of the firm converts into unlimited. Yes, आप कोई भी गलत काम करेंगे, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई मिसकंडक्ट कर रहे हैं, रूल को तोड़ रहे हैं, then your liability is converted into unlimited liability. Separate legal entity है. As the firm is registered and the liability of each partner is limited, the legal entity of the firm is separate from its owners. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. बॉडी कारपोरेट है. LLP is a body corporate बच्चों. ठीक है, बॉडी कारपोरेट क्या होती है? बॉडी कारपोरेट मीन्स एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन दैट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. ठीक है, जो भी कोई चीज किसी एक्ट के थ्रू बन रही है उसे हम बॉडी कारपोरेट भी कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये एक्ट के थ्रू बनती है. अब देखिए, पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते. मैंने आपको बताया, तो उसमें एग्रीमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ. आप एग्रीमेंट जो करेंगे उस पर चीजें चलेंगी. तो इसका मतलब आप एक्ट को साइड पे रख के आप ज्यादा फोकस करें एग्रीमेंट पे, लेकिन यहाँ पे लॉ जो कह रहा है आपको फॉलो करना पड़ेगा. दैट इज वाई इट इज बॉडी कॉर्पोरेट. देन कैपेसिटी है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 1. As LLP has separate legal entities and it is registered, it can sue and be sued and acquire, own and sell property and assets. तो अब जिस तरह देखें ना, कन्वेंशनल पार्टनरशिप में जो पार्टनरशिप फर्म है वो बेसिकली प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकती अनलेस इट इज रजिस्टर्ड. लेकिन क्योंकि LLP मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन इसकी, तो ये तो फिर सेपरेट लीगल एंटिटी होगी, रजिस्टर्ड होगी, लॉ की नज़र में इसकी एक पोजीशन होगी. तो उस सूरत में इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इट कैन परचेज प्रॉपर्टी, इट कैन सेल प्रॉपर्टी. ऑफ कोर्स पार्टनर्स करेंगे इसके लिए, लेकिन वो LLP के नाम की प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं. एंड इट कैन सू एंड कैन बी सूड, ये भी इसका बेनिफिट है. नंबर ऑफ पार्टनर्स है, एवरी LLP शुड हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स. और आपको पता हो पार्टनरशिप जो कन्वेंशनल या ऑर्डिनरी है उसमें मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 20 होते हैं. तो इसमें मैक्सिमम की कोई जो है वो कंडीशन नहीं है. Every member who is involved in the incorporation of LLP is a partner, while anyone can join it in accordance with the LLP agreement. An individual with an unsound mind or declared insolvency cannot become a partner. ठीक है, तो पार्टनर बनने की कुछ कंडीशंस हैं कि आप कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए यू शुडंट बी एन अनसाउंड इंडिविजुअल और यू शुडंट बी इंसॉल्वेंट. Then designated partners है. Every LLP should have one designated partner that is a resident of Pakistan. Actually LLP के अंदर ये भी एक फैसिलिटी दी गई है कि कोई फॉरनर भी आपको ज्वाइन, दो के बाकी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप फॉरनर्स को ज्वाइन करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा who would be a person who would communicate with the authorities in case there's a need to communicate anything. Then transferable interests है. The interests and rights of partners are transferable either wholly or partially, but notices should be communicated to the registrar within 7 days of the transfer. But due to transfer, a transferee is not entitled to participate in management and inspect books. ठीक है, तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को, अपने शेयर को, लेकिन 7 डेज के अंदर अंदर आप कर सकते हैं उसको. और सॉरी 7 डेज के अंदर आपने रजिस्ट्रार को अपडेट करना है अबाउट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप या ट्रांसफर ऑफ राइट्स. Then conversion of LLP, a firm or a private limited company may be converted into LLP. Interestingly, LLP प्राइवेट कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकती है और एक प्राइवेट कंपनी जो है वो LLP में भी कन्वर्ट हो सकती है, यानी रिवर्स कन्वर्जन जो है वो ऑप्शन मौजूद है इसके अंदर. Now how can we register our LLP? तो इसके लिए आपको कुछ प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं सेक्शन 5 के मुताबिक. देन आपको कुछ लीगल प्रोविजंस हैं नेम से रिलेटेड कि आपने नेम कैसे सेलेक्ट करना है. एंड देन अब देखिए, ये जो लीगल प्रोविजंस हैं सिर्फ उन बॉडी कॉर्पोरेट्स के लिए होती हैं जो बेसिकली इस एक्ट के तहत बन रही हैं या कंपनीज एक्ट के तहत बनती हैं. तो जो भी प्रॉपर एक्ट के तहत बनेंगी और एक्ट को फॉलो करेंगी उनके लिए कुछ उन्होंने कंडीशन रखी हुई है कि आप नाम में क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते. देन रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन है, ये इसका 3rd स्टेप होगा. ठीक है, तो हम पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं, प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स एज पर सेक्शन 5. तो जस्ट हैव अ लुक एट द स्लाइड, यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या होना चाहिए. नेचुरल सी चीज़ें हैं, अगर आप भी पढ़ें तो आपको भी लगेगा कि अगर आप पार्टनरशिप में शामिल हो तो आपसे कोई एडवाइस और मशवरा ले तो आप यही चीज़ें बताएंगे कि आप ये चीज़ें लिख लो.
तो उनमें क्या है, टू इनकॉर्पोरेट एन एलएलपी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर्स. नंबर 1, द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन. I have already told you LLP would be registered with Securities and Exchange Commission of Pakistan. So here we are addressing the word commission as SECP. The name of the LLP, क्या उसका नाम होना है, हमने पहले डिस्कस किया, इसका नाम जो है वो यूनिक होगा और इसके नाम के साथ LLP लिखा जाएगा, जिस तरह पब्लिक या प्राइवेट एंड लिमिटेड कंपनीज के साथ नाम के साथ लिखा जाता है. नेचर ऑफ द बिजनेस बताया जाएगा, प्रोविंस और पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर इट वुड ऑपरेट, एड्रेस ऑफ द ऑफिस, कहाँ पे एड्रेस होगा उसका कंप्लीट डिटेल्स, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. आपको याद हो हमने डिस्कस किया है अभी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि एक डेजिग्नेटेड पार्टनर जो लोकल होगा उसका मेंशन करना जरूरी है. स्टेटिंग लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स वुड बी लिमिटेड, ये भी बताना है हमने. एनी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिजायर्ड बाय द कमीशन. इसके अलावा अगर कमीशन जो है वो टाइम टू टाइम कोई चीजें एडिशनल रिक्वायर करता है तो वी हैव टू प्रोवाइड दोज इन्फॉर्मेशन एज वेल. देन डॉक्यूमेंट्स शुड बी फाइल्ड विद द फी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन. हम कमीशन को जो है वो एक ऑफ कोर्स फॉर्म है, तो फॉर्म के साथ कमीशन भी कोई फी भी होती है और रजिस्टर करवाने की, वो भी जमा करवाएंगे. टाइम टू टाइम ये वेरी भी कर सकती है, दैट इज व्हाई नो फी इज मेंशन्ड ओवर हियर. अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट अब आपने ये भी एक देनी है, फ्रॉम एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड स्टेटिंग दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी आर कंप्लीटेड. ठीक है, तो एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट वो देंगे या डिक्लेरेशन स्टेटमेंट देंगे वो. देन इफ देयर इज एनी चेंज इन द ऑफिस एड्रेस, अ नोटिस शुड बी सर्व टू द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ द चेंज. यस, कि आपने जब चेंज किया ना उसके 15 डेज के अंदर अंदर आपने जो है वो इंटीमेट करना है टू द रजिस्ट्रार. अब लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू नेम, क्या नेम में कंडीशंस हैं, सेक्शन 6 है इसके लिए. इसके अंदर कुछ चीजें आपको बताई गई हैं, लाइक कंटेन्स वर्ड एलएलपी एज द लास्ट लेटर ऑफ द नेम. लाइक आप कहते हैं ना हमारी जो एलएल पार्टनरशिप है उसका वो लिमिटेड लाइबिलिटी है और इसका नाम है एबीसी, तो आप लिखेंगे एबीसी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी आप उसके एंड पे लिखेंगे. द नेम शुड बी क्लियरली स्टेटेड आउटसाइड द कंपनी ऑफिस, ये मैंडेटरी है कि ऑफिस के बाहर आप लगाएं. Then the name of the LLP should be declared appropriate and should not be identical to any other body corporate, LLP or company. क्योंकि ये एक बॉडी कारपोरेट है तो किसी भी बॉडी कारपोरेट कंपनी या एलएलपी से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए आपका. नो एलएलपी could be incorporated without the approval of the commission if it contains. अब ऑफ कोर्स आपको पता है ना, हमने पढ़ा है कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं कमीशन को, तो कमीशन उसको अप्रूव करेगा तो वो आप रजिस्टर होंगे ना. अब उसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, पेट्रोनेज ऑफ एनी पास्ट और प्रेजेंट पाकिस्तानी और फॉरेन हेड ऑफ स्टेट्स. ठीक है, आप जो है जनरल अयूब खान एलएलपी लिख दें नाम, तो इट वुडंट बी एक्सेप्टेड. एनी कनेक्शन विद द गवर्नमेंट, ठीक है, आप लिख दें जी के फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है, एलएलपी, ऐसा नहीं आप कर सकते. आप यू कैन नॉट हैव एनी कनेक्शन विद द गवर्नमेंट, फेडरल और प्रोविंशियल. एनी कनेक्शन विद एनी कारपोरेशन सेटअप अंडर फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, इसी तरह किसी कारपोरेशन के साथ आपका लिंक. एंड देन शो नहीं होना चाहिए नाम में. फिर पेट्रोनेज और कनेक्शन विद द फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई फॉरेन गवर्नमेंट जो है उसके साथ आप कनेक्टेड हैं तो आप एलएलपी स्टार्ट उस नाम की नहीं कर सकते. ठीक है, तो एक्चुअली ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट हो जिसको बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो. इसके अलावा आप देखें ना, जो गवर्नमेंट की जितनी भी होंगी वो बिजनेस पर्पस तो नहीं है ना. अब एनजीओ को आप एलएलपी के तौर पे नहीं करवा सकते. आप कहीं इटली की एनजीओ है उसको हम एलएलपी करवा लें तो ऐसा नहीं हो सकता. उसके लिए एनजीओ के तौर पे ही वो रजिस्टर होगी, वो एलएलपी के तौर पे नाम नहीं उसका आ सकता. अच्छा, when all the documents are complete submitted to commission and commission evaluates those documents, नाम को भी वो evaluate कर लेते हैं. Then they, if they are satisfied कि all the requirements are fulfilled, so they will give you a certificate. ठीक है, तो सेक्शन 7 है रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन के मुतालिक. इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड विद द डॉक्यूमेंट्स एंड फील्स दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर मेट, he may or she may issue a certificate of incorporation of LLP. Certainly, a registrar may refuse registration. Contrarily, if a registrar may refuse registration if the business seems unlawful, deceptive, या डिसेप्शन फील हो, और अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी. तो इसमें कोई डिसेप्शन है, अनलॉफुल एक्टिविटी फील हो रही है या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो इन दैट केस जो है वो एलएलपी को अलाउ नहीं कर सकता. ऐसी पॉसिबिलिटी है. ओके, इफ अब क्या उसमें पार्टनर्स के रिलेशनशिप्स क्या हैं इन एलएलपी. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 द पार्टनरशिप शुड बी, एलएलपी में क्या उनके आपस में रिलेशनशिप होगा. नंबर 1, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स आर गवर्न्ड बाय द एलएलपी एग्रीमेंट. इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ एक्ट वुड गवर्न द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स. ठीक है, अब इसमें एलएलपी एग्रीमेंट की भी ऑफ कोर्स कंडीशन है ना कि लिमिटेड लाइबिलिटी होगी और इसके अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, पार्टनर्स की सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है. तो इसके अंदर देखिए हर चीज़ फ्री नहीं रखी गई, आपको कुछ चीज़ें बता दी गई आपने क्या करना है. एनी चेंजेस इन द एग्रीमेंट शुड बी कन्वेड टू द रजिस्ट्रार.
And according to section 9 and 13, a partner ceases to be partner if in accordance with an agreement with other partners, कोई partner कहता है मैं नहीं सर्व कर सकता, मुझे काइंडली आप इजाजत दे दें, pardon me, तो I want to leave, तो आप जा सकते हैं with the consent of other partners. If the absence of in the absence of agreement, a partner may serve a notice of 30 days to the other partners declaring his separation intention from the LLP. कि 30 डेज का नोटिस दे सकते हैं कि लाइक आप फर्स्ट मार्च को दे दें और आप कहें कि मैं 1 अप्रैल से आई वुडंट बी पार्ट ऑफ योर बिजनेस, तो आई वांट टू लीव, तो वो 30 डेज जो हैं वो आपकी सेटलमेंट के लिए हैं कि आप सेटल करें चीज़ें. इन केस अ पार्टनर इज डिजीज्ड, गॉड फॉरबिड अगर किसी की डेथ हो जाती है, इन दैट केस ऑफ कोर्स वो पार्टनर तो पार्टनर नहीं रहेगा. इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी फिर भी आप पार्टनर्स नहीं हैं. इन केस ऑफ डिसोल्यूशन अ पार्टनर में क्लेम हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट अनलेस दैट एग्रीमेंट स्टेट्स अदरवाइज. ठीक है, अगर सपोज एग्रीमेंट में कुछ और नहीं लिखा हुआ तो फिर आप अपना कैपिटल और आप अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो मांग सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर आप डिसॉल्व हुए और आपके क्रेडिटर्स की पेमेंट्स रहती है तो ऑफ कोर्स आपके क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी, तो उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा यू कैन क्लेम दैट बिकॉज आपकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड है ना अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस. देन रूल्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिस्क्लोजर है बच्चों कि अब ये ऐसे रूल्स हैं जो बाकी कन्वेंशनल या ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में नहीं है. Like उसमें the rules related to financial disclosure of LLP are provided in section 20 to 23 and 44. यानी 20, 21, 22, 23 and 44. The details of which are provided below. Like number one, preparation of accounts. Every LLP is supposed to maintain proper books of accounts at head office following a double entry system. Within 4 months of completion of financial year, a statement of accounts should be prepared. अब ये अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं, ये आप सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं, इसमें कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं. देन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, द अकाउंट्स ऑफ द एलएलपी शुड बी ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट. ठीक है, ये मैंडेटरी है उनके लिए सेक्शन 20 के तहत. इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स, नेम ऑफ पार्टनर्स इन अदर डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय एलएलपी शुड बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एट द रजिस्ट्रार ऑफिस. ठीक है, अब आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं दो शुड बी अवेलेबल एट द रजिस्ट्रार ऑफिस, तो ये ज़रूरी है आपके लिए. देन पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, एनी मिस इन्फॉर्मेशन मेड इन द डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर एंड इन सच केसेस अ पार्टनर मे बी इम्प्रिजन फॉर 2 years और फाइन फॉर 2 million और बोथ. ठीक है, अगर आपने अपनी जो ज़ाती इन्फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं दी तो पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ठीक है, नॉट द होल एलएलपी. Section 23 क्या कह रहा है? A filing of documents may a registrar may refuse to accept the documents of LLP if he feels that documents does not comply with the requirements of the law, are not complete, are not readable, are not authenticated, are not in prescribed form, or the registrar may demand the revised documents, or in worst cases may cancel the registration of LLP. तो सर्टेन कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि आपके साथ ये वाली सिचुएशन बन जाए. तो आपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स देने हैं, रीडेबल डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स देने हैं, प्रिस्क्राइब फॉर्म्स में दें. ठीक है, अब ये सारी कंप्लीट जब करके देंगे तो देन रिफ्यूजल का चांस कम है. एंड देन इंस्पेक्शन बाय रजिस्ट्रार है, रजिस्ट्रार ने इंस्पेक्ट करना है. सेक्शन 44 कहता है द डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन टू द रजिस्ट्रार, एनी डेजिग्नेटरी ऑफ द कमीशन और एनी डेजिग्नेटरी ऑफ द कमीशन. ठीक है, ऑल द पार्टनर्स एंड एम्प्लॉइज आर बाउंड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, अब कोई भी पार्टनर मौजूद है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल के रजिस्ट्रार या कोई भी कमीशन का डेजिग्नेटेड बंदा आ जाता है तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स उनके सामने प्रेजेंट करने हैं. अपॉन कंप्लीशन ऑफ इंस्पेक्शन द ऑथोराइज्ड पर्सन और रजिस्ट्रार राइट्स अ रिपोर्ट फॉर द कमीशन. तो वो रिपोर्ट जो है वो कमीशन को भेजते हैं. इट मीन्स कि आपका जो है आपने अकाउंट्स प्रिपेयर भी करने हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को रेडी भी रखना है इंस्पेक्शन के लिए, और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट भी होना है उसका, और साथ उसके बाद कमीशन भी इंस्पेक्ट करेगी आपको और कमीशन को रिपोर्ट जाएगी उसकी. तो दीज आर द लर्निंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स. अच्छा, अब हाउ टू वाइंड अप एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. अगर आपको याद हो हमने पार्टनरशिप जो ऑर्डिनरी या कन्वेंशनल है उसमें डिस्कस किया था कि इट कुड बी पार्टनरशिप एट विल हो, तो जब मर्जी दिल करे पार्टनर्स कर सकते हैं, तो वो बाय एग्रीमेंट रेजोल्यूशन कहलाती है. पार्टनरशिप बाय नोटिस हो सकती है, पार्टनरशिप बाय कोर्ट हो सकती है, कंपल्सरी वाइंडिंग अप हो सकती है. 4 फॉर्म्स ऑफ वाइंडिंग अप पार्टनरशिप फॉर्म हमने डिस्कस की थी. तो यहाँ हम एलएलपी की वाइंडिंग अप की बात कर रहे हैं. सेक्शन 29 और 31 उसके बारे में कह रहे हैं एलएलपी एक्ट 2017 के. तो उनमें नंबर 1 है द वाइंडिंग अप ऑफ द एलएलपी शुड बी वॉलंटरी और बाय कोर्ट. वही वॉलंटरी, आपकी मर्जी है, करना चाहते हैं कर लें या कोर्ट के थ्रू करवा लें. अंडर द फॉलोइंग कंडीशन एलएलपी इज डिसॉल्व्ड बाय द कोर्ट. नंबर 1, इफ द पार्टनर्स डिसाइड दैट एलएलपी वुड बी वाउंड अप बाय कोर्ट, वो फैसला करते हैं कि कोर्ट से करवानी है तो कोर्ट में जाएंगे. इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस बिलो मिनिमम नंबर, दैट इज 2, if LLP fails to pay its debts, if LLP is involved in activities that are against the state or country, if LLP is involved in unlawful business,
in case of failure to file the statement of accounts for 5 consecutive years, yes, ये आपको याद है, LLP के लिए मैंडेटरी है स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स बनाना, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना और उसकी इंस्पेक्शन करवाना फ्रॉम एनी डेजिग्नेटरी ऑफ द कमीशन और बाय द रजिस्ट्रार। और वो ऑफ कोर्स वो कमीशन को रिपोर्ट भी करते हैं, तो कमीशन को अगर 5 साल रिपोर्ट ना पहुंचे आपकी, तो इन दैट केस इट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड, कोर्ट उसके ऑर्डर्स कर देगा। एंड इफ द कोर्ट फील्स दैट द इक्विटेबल इट्स इक्विटेबल टू डिसॉल्व एलएलपी, कोर्ट को फील होता है या हालात ऐसे हैं कि इसको वाइंड अप ही कर दें तो बेहतर है, इन दैट केस इट कुड बी लाइक फिनिश्ड और इट कुड वाइंड अप। तो ये बेसिकली कंडीशन है जिसमें हम वाइंड अप कर सकते हैं। तो नाउ आई बिलीव सो यू वुड बी एबल इनफ कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या डिफरेंस है पार्टनरशिप में और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में। तो यूज दिस टेबल टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कि आप बताएं ला कौन सा है, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, लाइबिलिटी क्या है उनकी, लीगल एंटिटी उनकी क्या है, परपेचुअल सक्सेशन किस में होती है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप किस में कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या ऑप्शनल है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना ज़रूरी है या नहीं है, ऑडिट करवाना ज़रूरी है या नहीं है, वाइंडिंग अप कैसे होती है, एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आप इन पे गौर करें तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस। तो जस्ट फिल दिस फॉर्म और फिल दिस टेबल, तो यू वुड बी एबल इनफ कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर सकें जो आपने बना लिए। तो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड कि पहले पार्टनरशिप जो कन्वेंशनल और ऑर्डिनरी है उसका और एलएलपी का एक कंप्लीट ब्रीफ पिक्चर लें या कंप्लीट पिक्चर लें एक उसकी, अपने माइंड में उसके कॉन्सेप्ट्स डेवलप करें, एंड आफ्टर दैट टेस्ट इट के विद व्हाट इज द डिफरेंस, फिर इस टेबल को फिल करें तो इट वुड बी इजी फॉर यू। तो दिस इज एंड फॉर द पार्ट ऑफ एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसके वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो वी विल कंटिन्यू विद इट्स डिस्कशन इन द कमिंग वीक इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे एग्जाम्स 1 वीक डिले हुए हैं। तो सी या इन नेक्स्ट क्लास on the next working day, inshallah. Allah Hafiz.